यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज धीरेन्द्र तिवारी। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे MHI 003 इग्नू हिस्ट्री के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा की परंपराएं, प्रशस्तियां और चरित्र में डिफरेंस। फ्रेंड्स देखिए, जनरली इस चैप्टर से सिर्फ प्रशस्तियां और चरित्र में डिफरेंस पूछा जाता है या कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आ जाता है। जनरली आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें, उसमें मैक्सिमम आप देखेंगे कि प्रशस्तियां और चरित्र में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आया है, और उसके साथ साथ अभिज्ञान शकुंतलम पर भी शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आया है, और ये बहुत आया है। तो ये दोनों हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रशस्तियाँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि सबसे पहले जो चीज़ें लिखी जाती थी वो संस्कृत में लिखी जाती थी, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा थी जो सभ्य या भद्र मनुष्य जो होते हैं वो उसको जानते थे। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, वही संस्कृत को समझ पाते थे, लिख पाते थे या बोल पाते थे। पर अब ऐसा ये था कि बहुत लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अनेक अनेक तरह की चीज़ें की जाती थी, ताकि जो शूद्र हैं, जो स्त्रियां हैं, जो पढ़ नहीं सकते, जिनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, मतलब पढ़ना उनके लिए अलाउ नहीं था, उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अनेक अनेक तरह की चीज़ें की जाती थी। उनमें से एक ये था। देखिए, उसका मकसद सिर्फ अतीत के बारे में बताना ही नहीं होता था, बल्कि सामाजिक ढांचे एवं मापदंडों के बारे में सूचना प्रसारित करने के माध्यम का प्रयोग किया जाता था। मतलब ये था कि वो जो प्रशस्ति होती थी उससे ना सिर्फ उनके अतीत के बारे में कि क्या था, कैसे था, वो बताने के लिए, बल्कि जो तरह तरह की योजनाएं होती थी, तरह तरह की जो सूचनाएं होती थी, वो भी पहुंचाने के लिए, वो भी बताने के लिए अतीत का प्रयोग प्रशस्ति का प्रयोग किया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। उसमें देखिए, इसी समय पाठों की कुछ ऐसी श्रेणियां भी थीं जो संभ्रांत पाठकों के लिए थी, या राजसभाओं से संबंध थे, और पाठ को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक रूपक उपमाओं के साथ साथ अलंकरण का भी प्रयोग किया जाता था, जो संस्कृत में है। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि बहुत सारे ऐसे पाठक भी थे, मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें लिखी गई थी जो बढ़ा चढ़ा के लिखी जाती थी, ताकि अब चूँकि जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी गई हैं जो पढ़ने का मन नहीं करेगा लोगों का, तो ताकि लोग उसे पढ़ें, उसके लिए उसे रोचक बनाया जाता था। उसमें उपमा, अलंकार, इस सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, और बढ़ा चढ़ा के भी कभी कभी ऐसी चीज़ें लिखी जाती थी ताकि लोगों को पढ़ने में अच्छा लगे। और देखिए, जनरली होता क्या है कि लिखवाने वाला राजा ही होता है, और लिखने वाला कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कुछ ऐसा लिखे ताकि राजा को बुरा लगे। इसलिए राजा को खुश करने के लिए वो बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को भी लिखते थे। अब देखिए, ऐसे ही जो पाठ होते थे के उदाहरण प्रशस्तियों या प्रशंसात्मक अभिलेखों में मिलते हैं। तो ऐसे ही जो पाठ होते हैं, ऐसी जो चीज़ें लिखी गई होती हैं, वो प्रशस्ति में देखी जाती हैं। देखिए, प्रशस्ति को अगर शब्द में निकाला जाए तो प्रशस्ति का मतलब होता है कि किसी पत्थर पे या किसी शिला पे या किसी पिलर पे लिखा गया हुआ कोई भी संदेश, दैट इज प्रशस्ति, जो प्रशंसा के लिए किया गया है। शुरू में ये प्राकृत भाषा में होते थे, लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण संस्कृत में है। मतलब शुरू में वो प्राकृत और पाली भाषा के बारे में आप सबको पता होगा। तो वही शुरू में ये प्राकृत भाषा में थे, जो आम बोल चाल की भाषा थी। उस समय प्राकृत और पाली यही दो भाषा थी। पर जो बहुत अच्छा उदाहरण मिला है वो संस्कृत में है, क्योंकि वो संस्कृत उस समय की लीड भाषा थी, तो संस्कृत में उसका सबसे अच्छा उदाहरण मिला है। ऐसे अभिलेख स्वतंत्र रूप में लिखे होते थे, परंतु कभी कभी इससे राज की दादा की उदारता का कीर्तिमान अंकित होता था। मतलब कि जनरली वो स्वतंत्र रूप से लिखे जाते थे प्रशस्ति, मतलब कोई भी लिख देता था, बट ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारे ऐसी प्रशस्ति मिले हैं जहाँ पर हमने बताया ना कि कोई भी अपने राजा को बुरा नहीं कर सकता, या उसे इग्नोर नहीं कर सकता, या क्या कह सकते हो आप कि उससे उसकी बुराई नहीं कर सकता। तो जनरली राजा के कीर्तिवाद के बारे में ज़्यादा होता था वहाँ पे। अब इन सब में सबसे विख्यात था समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी कहा जाता है। यह प्रशस्ति अशोक स्तंभ पर अंकित है। रचना हरिसेन ने की थी, जो कवि भी थे। तो हरिसेन ने समुद्रगुप्त के लिए वो जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। अब देखिए, इसमें क्या क्या लिखी गई है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें शासक कैसे चुना गया, उसके महान कार्य, उसकी रणनीतियाँ, उनकी विद्वता का उल्लेख वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें की गई हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, इसमें शासक के चरित्र के बारे में भी बताया गया है। शासक के शरीर का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कुल्हाड़ों, भालों, तीरों, तलवारों के प्रहार से उत्पन्न घावों से अलंकृत होकर उसका शरीर और भी मनोहर
हो गया है। तो यहाँ पे समुद्रगुप्त की बड़ाई की जा रही है, समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है कि नहीं वो उससे बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनके घाव हैं, मतलब कि वो शूरवीर की तरह उन्हें प्रेजेंट किया गया है। एक अन्य प्रसिद्ध प्रशस्ति है 7वीं शताब्दी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का। इसमें उनकी सैन्य कारगुजारियों का वर्णन किया गया है, जिसमें उत्तर भारत के राजा को पराजित करना शामिल है। तो दूसरा प्रशस्ति जो फेमस है वो है पुलकेशिन द्वितीय का। इसमें उन्होंने अपनी सैन्य कारगुजारी, मतलब कि जो सेना में रहते हुए उन्होंने जो जो किया, उनकी सेना ने किस तरह से बहादुरी से लड़ाई लड़ी, उससे जीता, उसके बारे में उसमें वर्णन किया गया है। तो ये तो रहा प्रशस्ति। अब आते हैं चरित्र। फ्रेंड्स, चरित्र को अगर मैं बोलूँ तो ये आपने एक नाम सुना होगा, रामचरित मानस। बहुतों ने, मतलब मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं होगा जिसने ना सुना हो। तो रामचरित मानस इसी तरह से वो चरित्र था। चरित्र क्या होता है कि जो लेखक होते हैं, जो राजसभाओं में लेखक होते थे, कवि होते थे, वो अपने राजा के बारे में, उसके बारे में या उसकी जीवनी या इस तरह की चीज़ें लिखा करते थे। तो जिसमें उसकी जीवनी, उसकी उपलब्धियों का ब्यौरा, ये सारी चीज़ें होती थी, तो उसी को हम चरित्र बोलते थे। तो देखते हैं, राजसभाओं से संबंध लेखक की अन्य शैली होती थी चरित्र। चरित्र महान व्यक्तियों के जीवन और उसकी उपलब्धियों का ब्यौरा था। चरित्र भी अधिकतर संस्कृत में तथा प्रशस्ति की तरह अलंकृत शैली में लिखे गए थे। तो ऑब्वियसली बात है कि अलंकृत नहीं होंगे तो लोग उसे पढ़ेंगे नहीं, तो चरित्र भी उसी तरह से लिखा जाता था। और प्रारंभिक चरित्रों में से जो मेन था, इम्पॉर्टेंट था, वो एक था बुद्ध चरित्र, जो अश्वघोष द्वारा रचित था। सन्यासी जीवन का चित्रण करने का दावा करने वाले कवि ने विस्तार से राजसभाओं की विलासिता का और स्त्रियों का वर्णन किया है। तो चूँकि बुद्ध चरित्र में जनरली ये दावा किया गया है कि इसमें बुद्ध के बारे में होगा, बुद्ध की चीज़ों के बारे में होगा, बट इसमें जो राजसभाओं में जो चीज़ें होती हैं, उनकी विलासिता की, कैसे राजा जीवन, विलासिता वाला जीवन जीते थे, स्त्रियों के बारे में, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। और अगर चरित्रों की सबसे फेमस चरित्र के बारे में बात की जाए तो वो है हर्ष चरित्र, जिसके रचयिता थे बाणभट्ट। जनरली अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये चीज़ें आती हैं कि बाणभट्ट ने क्या लिखा था या हर्षचरित की रचना किसने की थी। तो ये हर्ष के शासन के काल के वर्षों का वृत्तांत प्रस्तुत करता है कि हर्ष का समय कैसा था, वगैरह वगैरह। अब देखिए, पूर्वी भारत के पाल शासक थे जो रामपाल, उनका कीर्तिमान करने वाले कवि संध्यानकंदिनी ने रामचरित की रचना की थी, इस प्रकार की कि उससे पक्ष की रचना महाकाव्य के नायक के जीवन के संदर्भ में की जाने लगी। तो संध्याक नंदिनी या संध्याक नंदिन जो थे रामपाल के कवि, उन्होंने रामचरित की रचना की थी। ये रामचरित मानस नहीं है, ये रामचरित है जिसमें रामपाल के बारे में बताया गया है, उसकी रचना की थी। तो उन्होंने इसमें इस तरह से उसकी रचना की, उसमें अलंकरण या जो चीज़ें थी, जो लिखने की शैली थी, वो इस तरह से थी कि ऐसा लगता था कि जैसे रामपाल को महाकाव्य का वो नायक बना दिया गया हो। तो इस तरह से आप देखिए कि चरित्र और जो प्रशस्ति है उसमें क्या डिफरेंस है। ये तो इतिहास लेखन की वो कुछ अन्य परंपराएं भी हैं, इसमें आप देखिए। तो वो तो हमने देख लिया, इसमें एक चीज़ और है, मैं इसी में ऐड कर दे रहा हूँ। आप देख लीजिए कि इतिहास लेखन की और भी अन्य परंपराएं थीं, जैसे सिर्फ प्रशस्ति और चरित्र ही नहीं था, उसमें और भी चीज़ें थीं जिससे इतिहास को रखा जाता था या बताया जाता था। इसमें देखिए, वो अधिकांश परंपराएं जो वो तो राजाओं से जुड़ी हुई थी जिसे हमने देखा, लेकिन धार्मिक संस्थाओं के प्रभाव में अन्य परंपराएं भी विकसित हुई, जैसे जैन, बौद्ध, हिंदू संस्थाएं इसमें शामिल थी। अब होता क्या है कि धर्म को लेके भी जब लोगों के अंदर जागरूकता आने लगी, धर्म के बारे में भी लोग जानने लगे, तो धर्म से रिलेटेड पुस्तकें भी लिखी जाती थी। अब वो धर्म से रिलेटेड जो पुस्तकें लिखी जाती थी उसमें उस समाज का भी वर्णन होता था। तो अब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ प्रशस्ति या चरित्र ही था उस समय धर्म से रिलेटेड भी पुस्तक आ गए थे या चीज़ें लिखी जाने लगी थी। तो एक अन्य परंपरा भी विकसित हो गई थी। तो बौद्ध परंपरा 3 बुद्ध परिषदों की सभाओं का उल्लेख करती है, जिसमें प्राचीन बौद्ध सिद्धांत एवं शिक्षाएं दर्ज हैं। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको बस ये बताना है कि हाँ, और भी चीज़ें थी, जैसे बुद्ध पिटक, धम्म पिटक, अभिसुत्त पिटक, ये सारी जो किताबें थी बौद्ध धर्म की या जैन से रिलेटेड जो बुक्स थी, तो इनको भी आप लिख सकते हैं कि नहीं, ये तब ये सारी चीज़ें भी आ गई थी। जैसे वेद वगैरह तो हिंदू से रिलेटेड आ गए थे, ऋग्वेद स्पेशली। तो आप कह सकते हैं कि नहीं, और भी चीज़ें सामने थीं। अब हम देखेंगे कि उस समय तिथि निर्धारण की क्या पद्धतियाँ थी। ये जो फिलहाल जो चले कैलेंडर चला आ रहा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये तो चलो वो ईसा मसीह के बाद या बहुत मॉडर्न है, लेकिन पहले भी चीज़ें थी, तो वो कैसे थी।
उसके बारे में हम देखते हैं, या भारत में जो लोग थे वो अपना तिथि निर्धारण कैसे करते थे। तो इतिहास काल का क्रम जानना आवश्यक है, इसलिए इस संदर्भ में प्राचीन भारत में प्रयुक्त होने वाले तिथि निर्धारण पद्धतियों की जांच करना महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, एक पद्धति जिसमें राजा के शासन शुरू करने के वर्ष को पहला वर्ष मानते हुए अपने अपने शासन का हिसाब रखते थे। जैसे अशोक ने अपने अभिषेक की तिथि को शासन का शुरुआती समय माना। ये तो बहुत आसान होता था कि आप ये बहुत आसान होता था कि राजा का जैसे ही राज्याभिषेक हुआ, अब पुरानी चीज़ों को कौन याद रखे यार, चलो ठीक है, मैं आज राजा बन गया तो आज का ही दिन पहला दिन है। चूँकि राजा अपने आप में भगवान का दर्जा मानते थे वो, तो जब से मैं शुरू हुआ तब से ही शासन शुरू हुआ, तो वो अपने साल को ही पहला साल मान लेते थे। इसी तरह से एक था कि राजवंश आधारित युग, जैसे गुप्त काल में तिथि का निर्धारण महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त प्रथम के लिए निर्दिष्ट किया गया। तो एक राजवंश की बात आती थी कि जो पहला राजा था, अगर जैसे कि किसी ने कोई राजवंश की वो कर दी, आधारशिला रख दी, जैसे बाबर। मान लो बाबर आया, उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अब बाबर जिस दिन आया उस दिन को वो अपना पहला मान ले, तो उस हिसाब से गिनते गिनते अकबर जिस दिन बना होगा वो बाबर का पहला दिन को पहला दिन मानेगा, मतलब पहला साल पहला दिन। तो इसी तरह से जिस साल में अकबर बना होगा वो साल होगा, ना कि अकबर उसको पहला मानेगा। तो इस तरह से राजवंश आधारित युग भी था, स्पेशली गुप्ता पीरियड में ऐसा हुआ था। उसके बाद जो बहुत फेमस है वो है विक्रम संवत और शक संवत। तो ये राजसी मूल के ये भी थे, विक्रम संवत शक संवत, और ये सब भी उसी तरह से बने थे जैसे कि बाकी ये राजवंश के आधारित भी बने थे। अगर आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। जनरली मैंने इसको डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये नोट्स में ही आता है, आप कभी भी उठा के देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जहाँ भी आया है ये शॉर्ट नोट्स में आया है, प्रशस्ति और चरित्र में डिफरेंस। तो आप उसको लेके, या तिथि निर्धारण कैसे किया जाता है, इसमें शॉर्ट नोट्स आता है, 200-250 वर्ड का लिखना होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं। आई होप कि आप सबको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।